दोस्तों नमस्कार। मॉनिटर एजुकेशन के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी ज्योमेट्री चल रही थी, ट्रायंगल वाली ज्योमेट्री कर रहे थे हम, बेसिक पार्ट चल रहा था हमारा। आज हम बेसिक पार्ट करने वाले हैं वृत्त का। तो आज हेडिंग डालें आप वृत्त से संबंधित ज्योमेट्री, सर्किल। वृत्त ये हम सभी जानते हैं कि वृत्त इस प्रकार से वृत्त बना सकते हैं हम। वृत्त के सेंटर से जब हम परिधि को मिलाते हैं तो त्रिज्या कहलाती है, और त्रिज्या का डबल करते हैं तो वो व्यास कहलाता है। और कोई भी वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त को दो समान भागों में विभाजित कर देता है। लेकिन अगर यही सर्किल हम इस टाइप से बना दें तो इसका मतलब है कि आपने इस लाइन को सेंटर से होकर नहीं खींचा, तो ये लाइन हमारी व्यास नहीं कहलाएगी, डायमीटर नहीं कहलाएगा ये। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप यदि इसको लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड और ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। ये माइनर सेक्टर हो गया और ये मेजर सेक्टर हो गया। अब आप ध्यान से देखो कि यदि हम इसके अंदर नीचे की साइड में कोई कोण बनाते हैं, ऐसे ऐसे ये कोण बना दिया हमने कोई भी, तो ये जो कोण है हमारा, ये वाला कोण, ये इस बड़ी चाप का कोण है, क्योंकि कोण हमेशा सामने बनता है। तो ये जो कोण है ये इस बड़ी चाप का कोण है, तो इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगी, यानी इसको कहते हैं अधिक कोण कह सकते हैं इसको हम। और लेकिन अगर इस पार्ट के अंदर कोई कोण बनाएंगे हम इस प्रकार से, तो ये जो है ये छोटी चाप का कोण है, तो ये कह सकते हैं हम कि छोटी चाप का जो कोण बनेगा वो हमेशा 90 से कम बनेगा, और बड़ी चाप द्वारा जो कोण बनेगा वो 90 से अधिक बनेगा। या ये कह सकते हैं कि दीर्घ चाप में जो कोण है ये हमारे पास में न्यून कोण है, और लघु चाप में जो कोण है ये हमारे पास में क्या है, अधिक कोण है। क्योंकि अधिक कोण क्यों कह रहे हैं कि ये 90 से ज़्यादा है। अगर मैं इसको θ1 कहता हूँ, इसको मैं θ2 कहता हूँ, तो θ1 लेस देन 90 डिग्री होगा और θ2 हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ग्रेटर देन 90 का मतलब होता है अधिक कोण हो गया, ये हमारा क्या होगा, न्यून कोण हो गया। जैसे मान लो ये सर्किल है हमारा, और किसी भी सर्किल के हमने 4 बिंदु मिला दिए, 1 2 3 4, ऐसे मिला दिए चारों बिंदु हमने। अब ए बी सी और डी अगर ये बिंदु हमारे चारों, तो ये ध्यान रखना है हमको, किसी वृत्त की परिधि के 4 बिंदु जब आपस में मिला दी जाते हैं तो जो भी चतुर्भुज बनने वाला है वो कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यानी ये हमारे पास में ए बी सी डी है, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर के हमारे पास 180 डिग्री बैठेंगे। ये चक्रीय चतुर्भुज की खासियत होती है। और ये बी कोण और ये डी कोण, ये दोनों मिलकर भी क्या बैठेंगे बताओ, 180 डिग्री बैठेंगे, तो कहलाएगा चक्रीय चतुर्भुज। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं हम कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के अंदर आमने सामने के कोणों का योग या सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। सेंटर, अब सेंटर से होकर के अगर एक प्रॉपर्टी और पढ़े हम, कि जैसे मान लो हमारे पास में ये सर्कल है कोई भी, और इस सेंटर से किसी चाप द्वारा कोण बनाते हैं यहाँ पर, और शेष परिधि पर कोई बिंदु ले लेते हैं हम, जैसे ये O है, ये A है और ये B है। सपोज करो ये P ले लिया हमने और इसको मैंने इससे मिला दिया यहाँ पर। तो ध्यान से देखें आप, ये जो कोण है और ये जो कोण है, ये हमारा परिधि वाला कोण है, ये हमारा सेंटर वाला कोण है, ये O हमारा केंद्र है वृत्त का। तो ध्यान रखें, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण शेष परिधि के किसी भी बिंदु पर उसी चाप द्वारा बनने वाले कोण से दोगुना होता है। इसका मतलब ये x होगा तो ये 2x डिग्री हो जाएगा, ये 40 होगा तो ये 80 डिग्री हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि दोनों की दिशा सेम है, ये दिशा
जो आपकी इस प्रकार से ये यानी दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तभी कह सकते हैं हम, ये नहीं कह सकते ये डबल हो जाएगा। ये इसका देखो ऊपर वाला जो है कोण, इसको डबल नहीं कह सकते हम। अगर इस डायरेक्शन में कोण बना हुआ है तो इसी डायरेक्शन में कोण जो होगा वो दुगना होगा। लेकिन अगर ये की इसकी बात करें हम तो ये पूरा जो कोण होता है वो कितना होता है, सर्कल का पूरा कोण होता है 360 डिग्री। इसका मतलब है कि ये 50 है तो ये हमारा कितना है 100 है, और जब ये 100 है तो ऊपर वाला 360 में 100 घटा के निकाल सकते हैं, तो ये भी एंगल निकाल सकते हैं और ये भी एंगल निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर इधर की साइड में कोई पॉइंट हो ऐसे, ये समझो क्यू है, तो इसकी दिशा देखो ये हो गई, तो इसका जो कोण होगा ये डबल हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि परिधि पर बनने वाला कोण और सेंटर पर बनने वाले कोण की तुलना हो रही है, दिशा दोनों की सेम होनी चाहिए। अगर सपोज ये y डिग्री है तो ये 2y डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन इससे मैच कर रहा है। ये परिधि वाला कोण हो गया और ये सेंटर वाला कोण हो गया। ये x है तो ये 2x, और ये y है तो ये 2y, और 2x और 2y मिलके क्या हो जाएगा, फिर पूरा 360 हो जाएगा। और जब 2x प्लस 2y मिल करके 360 डिग्री हो जाएगा, तो हम ये भी कह सकते हैं भाई x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काट सकते हैं इसको, 2 कॉमन ले सकते हैं, 180 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब ये कहने का कि यदि आपको कोण ये दे दिया तो इसको निकाल सकते हैं, और इसको निकाल लिया तो हम इसको भी निकाल सकते हैं, और इसको निकाल लिया इसको भी निकाल सकते हैं हम। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, ये कोई सर्कल है हमारे पास, ये कोण दे दिया हमने आपको, सपोज कीजिए यहाँ पर 110 डिग्री, और यहाँ दे दिया x, तो चित्र यदि बना हुआ आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये परिधि वाला कोण हो गया, ये सेंटर वाला कोण, चाप ही हमारे पास, इसी चाप से यहाँ पर कोण बना रहे हैं और इसी चाप से यहाँ पर कोण बना रहे हैं हम। तो यदि हमारे पास x पूछ रहा है तो x वाली वैल्यू होगी यहाँ पर वो इसकी आधी हो जाएगी। अगर सेंटर वाला दोगुना होता है तो परिधि वाला आधा हो जाएगा, तो इसको सीधा कह सकते हैं 55 डिग्री। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमारा ये पॉइंट इसके बिल्कुल ऊपर ही हो, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है। अगर सपोज करो ये पॉइंट ऐसे होता इस प्रकार से, तो ये अगर 100 तो ये भी 55 ही आएगा। तो शेष परिधि में देखो यहाँ से यहाँ तक है हमारी, तो सारांश ये निकला कि इस परिधि द्वारा, इस चाप द्वारा सेंटर पर जो कोण बन रहा है वो शेष परिधि के किसी बिंदु पर बनने वाले कोण से क्या होगा, दोगुना होगा। तो परिधि पर बिंदु हमारा ये जो है P कह दिया हमने, तो P बिंदु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है शेष परिधि पर, सबके लिए प्रॉपर्टी वही रहेगी। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया मैंने आपको, ये सेंटर है, ऐसे लाइन खींची आ गई हमारे पास, ये O है, ये A है, ये B है, और ये सपोज करो P है। अब ये कोण आपको दे दिया यहाँ पर 60 डिग्री, और ये पूछ लिया, आप देखो आप, तो चित्र की शक्ल देखो वो नहीं बैठ रही है। अगर ऊपर P होता तो आराम से ऐसा चित्र दिखता हमको जैसे डबल दिख रहा है, लेकिन नियम वही रहेगा। अगर यहाँ पर हमारे पास में x डिग्री बोल दिया इसने कि x डिग्री मान बताओ, तो आप देख रहे हैं भाई AB चाप है, AB चाप से कोण सेंटर बन रहा है और उसी AB से P पर बन रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल ही हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा आता है, हर छोटे छोटे एग्जाम में भी आ सकता है और बड़े से बड़े एग्जाम में भी आ सकता है। लेकिन प्रॉपर्टी याद रखनी है हमको कि किसी चाप द्वारा सेंटर पर बनने वाला कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि किसी बिंदु पर बनने वाले कोण से दुगना होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि भाई मेरे पास में ये आधार है और इस आधार से आपने त्रिभुज देखो ये बनाया, ये त्रिभुज बना दिया, ये भी ट्रायंगल बना दिया, ये ए बी बेस है हमारा, और ये पी क्यू और आर, ये हमारे पास में परिधि पर 3 बिंदु हैं। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि भाई हमारे पास में देखो चाप यही है, इसी चाप पर बेस है हमारा, और इसी चाप से दूसरी परिधि के अंदर कोण बन रहे हैं हमारे पास में। तो ये कह सकते हैं कि एक ही खंड के अंदर, ये एक ही सेक्टर हुआ ना, कि किसी चाप द्वारा एक ही सेक्टर में बनने वाले सभी कोण आपस में समान होते हैं। इसका मतलब जितना P होगा
उतना ही Q होगा, उतना ही R हो जाएगा। ये तीनों कोण समान बैठेंगे क्योंकि तीनों का आधार एक ही है, तीनों की चाप एक ही है, और उसी चाप से हमने शेष परिधि के अंदर बिंदु लिए यहाँ पर PQR, और तीनों की जब एक ही साइड में बिंदु लिए तो ये कह सकते हैं हम कि किसी चाप द्वारा किसी एक खंड में एक ही सेक्टर में बनने वाले सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये आपको 50 डिग्री दे दिया तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। लेकिन अगर उसने पूछ लिया आपसे, भाई बताइए इसमें कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा। अब त्रिभुज देखो तीन दिख रहे हैं, ए पी बी, ए क्यू बी और ए आर बी। उसने पूछ लिया हमसे बताओ कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा। हम जानते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। अब आधार तो सबका सेम है, 1/2 भी सब में आएगा, लेकिन जिसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा आएगी उसका आंसर सबसे ज्यादा आएगा क्षेत्रफल के अनुसार। तो अब इसमें ये देखना है हमको सबसे ज्यादा ऊंचाई किसकी हो सकती है इसमें। तो यहाँ पर ऊंचाई निकालेंगे तो लंब डालना पड़ेगा हमको। जैसे मान लो आपने इसका लंब ऐसे डाला, इसका यहाँ से डाला, इसका यहाँ से डाल दिया इधर, तो आगे जाएगा। तो इसको हम आगे बढ़ा करके इधर ऊंचाई निकाल सकते हैं इसकी। अब आप देखो ये ऊंचाई सबसे कम है, ये ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा बैठ रही है इससे, तो इसका मतलब है ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको ए क्यू बी वाला, जिसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा होगी उसी का क्षेत्रफल भी सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ए क्यू बी क्षेत्रफल जिस त्रिभुज का आने वाला है उसका इन दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल से ज़्यादा आएगा, यदि इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। तो कम सबसे कम पूछ रहा है, तो सबसे कम देखो हाइट किसकी बैठ रही है इसमें, इसकी बैठ रही है। तो ए आर बी जो त्रिभुज बैठ रहा है यहाँ पर, इसका क्षेत्रफल सबसे क्या आएगा, कम आएगा। तो ये कई बार क्षेत्रफल के हिसाब से भी हमसे तुलना करवा लेता है। तो अब हमारे पास में जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया चलो दोबारा ही बना देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन है, देखो ये ओ है, सेंटर है इसका वृत्त का, इसके बाद में इसको मैं पी मान रहा हूँ, इसको हमने क्यू मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। ऐसे एक चित्र बना दिया मैंने यहाँ पर, आप भी बना सकते हैं चित्र को। और ये मैंने एंगल दिया आपके लिए 48 डिग्री, और ये एंगल पूछा मैंने आपसे, ये x डिग्री क्या होगा। थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ इसको, 58 डिग्री कर दो उसको। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, ये 58 है और ये x है, ये y है और ये z है। सभी कोण बताने हैं आपको। एक 58 डिग्री दे रखा है हमारे लिए सबसे ऊपर वाला, तो आप जानते हैं भाई अगर ये 58 है तो इसकी दिशा में देखो ये कोण आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना। अगर मैं इस चाप को लेता हूँ यहाँ से, तो इस चाप से ये कोण बन रहा है, यहाँ पर ये कोण बन रहा है, तो आप 58 का डबल करेंगे तो y आ जाएगा। 58 का डबल कर दिया आपने, 116 डिग्री आ गया, ये 116 आ गया। अब 116 यदि आ गया तो इसको निकाल सकते हैं हम। इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो 360 में से 116 घटा सकते हैं हम। 116 घटाओ, इसमें 10 में 6 गए 4 बचे, 5 में से 1 गया तो 4 बचे, और 3 में से 1 2 बचे, ये 244 आ गया। इसका मतलब है ये 244 आ गया, तो अब हम z निकाल सकते हैं। अब आप बताओ ये इसका डबल है तो इसका आधा कर देते हैं हम। 244 का आधा करो कितना आ गया, 122 आ गया। इसका मतलब ये 122 आ रहा है। अब ध्यान से देखो कि ये हमारे पास में न्यून कोण था 58 डिग्री, तो ये देखो अधिक कोण आ रहा है। तो यही बताया था मैंने अभी आपको कि यदि हम
बड़ी चाप में कोई कोण लेते हैं, वो छोटी चाप का होता है, वो न्यून कोण होता है, 90 से कम होता है। लेकिन छोटी चाप में जो कोण बनता है वो बड़ी चाप का कोण बनता है, वो आपका अधिक कोण होता है। तो ये 90 से ज़्यादा आ रहा है। तो अब आपके पास में चारों कोण आ चुके हैं। यहाँ पर किसी एक कोण को देखे किसी को पूछ सकता है वो। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू भी आ गई, एक्स की वैल्यू भी आ गई, और वाई की वैल्यू आपको आ गई। यहाँ पर निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है ना। और एग्जाम्पल लेते हैं, देखो जैसे मान लो मैंने दिया आपको ये दे दिया मैंने आपको 30 डिग्री, ये दे दिया 40 डिग्री, और ये पूछ लिया। आप अंदा लगाओ फटाफट। ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं। अब ये 30 ये 40 रखा और ये पूछ रहे हैं हमसे एक्स डिग्री बताइए आप, ये पूछ रहा है। सभी अंदा लगाओ कितना आ सकता है। तीस 40 एक्स, देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि सपोज को इसको इससे मिला देता हूं मैं, इसको मिला दिया हमने। अब ध्यान से देखो, यदि मैंने ओ से पी मिलाया है तो ये ओ से पी मिलाया नहीं, सेंटर से आपने पर्दी मिलाई। जब सेंटर से पर्दी मिलाते हैं हम तो त्रिज्या कहलाती है वो। तो इसका मतलब ओ पी ये त्रिज्या है, और ओ ए भी त्रिज्या है, इसको आर मान लेते हैं त्रिज्या को हम। जब ओ पी त्रिज्या है, ओ ए त्रिज्या है, तो इसका मतलब त्रिभुज बन रहा है हमारे पास में ओ ए पी, ओ ए पी त्रिभुज है। और ये आप जानते हैं जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं तो उनके सामने के कोण भी समान होते हैं। आप देख रहे हैं कि ये भुजा और ये भुजा सेम हो चुकी है, इसके सामने ये कोण है, इसके सामने देखो ये कोण आएगा। इसका मतलब ये अगर 30 आ रहा है तो ये भी 30 होगा। इसी प्रकार से ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, यानी ओ भी त्रिज्या है हमारे पास, ओ भी यहाँ पर त्रिज्या ही है। तो इस ट्रायंगल के लिए ओ बी जो पी ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इसके अंदर भी ये भुजा और ये भुजा सेम हो गई ना। तो ये अगर 40 है, देखो ये भी 40 आएगा यहाँ पर। इसका मतलब पूरा जो कोण पी आ रहा है तुम्हारे पास, पूरा कोण जो पी है हमारे पास, वो 40 और 30 का जोड़ आ रहा है, 70 आ गया। और जब 70 आ गया हमारे पास तो इसका मतलब इसका डबल करना है बस। और जब ये 70 आ चुका है तो एक्स की वैल्यू क्या है बताओ, डबल का मतलब 140 डिग्री आ जाएगी। तो ध्यान रखो कि यदि ये दोनों कोण दे रखे हो तो डबल कर दो, ये आ जाएगा आंसर हमारे पास। इसको सीधा याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। ये 30 या 40 दोनों कोण दे रखे हैं तो आप इसको निकाल सकते हैं इन दोनों का। इतना टाइम वेस्ट नहीं करें हम, याद कर सकते हैं डायरेक्ट कि इन दोनों का योग करना है, उसको डबल करके एक्स का मान निकाल सकते हैं, सेंटर वाला कोण निकाल सकते हैं। और यदि वो ऊपर वाला पूछ रहा है पूरा कोण तो उसको जोड़ना पड़ेगा हमें। 30 और 40 कितने हो गए, 70 हो गए यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया आपको, ऐसे कोई हमारे पास में फिगर आ रहा है, ऐसे ये सेंटर है इसका, ये ए है, ये बी और ये पी है। अब ये एंगल दे दिया आपको, सपोज कीजिए यहाँ पर, और ये एंगल पूछ रहा है। और ये सपोज करो एक्स पूछ रहा है हमसे। अब देखिए आप इसका क्या आंसर हो सकता है, अंदाज लगाइए इसका फटाफट। ये ओ का मतलब सेंटर है इसका, ये पी है,
ये ए और बी दो पॉइंट है हमारे पास, हमसे एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है। तो आप अभी पढ़ रहे थे कि ये वाला कोण परिधि वाला कोण है, तो इसका डबल होता है, लेकिन दिशा सेम होनी चाहिए। अगर इसकी डायरेक्शन ये है तो इसकी डायरेक्शन देखो ये आएगी। अगर हमारे पास में 130 है तो ये पूरा 260 आएगा, इसका डबल 130 का डबल 260 नीचे वाला होगा, ये नहीं होगा। अब ये आप जानते हैं पूरा जो कोण होता है ये 360 होता है, जो 360 में से 260 गया तो बताओ कितना बचेगा हमारे पास में, 100 बचेगा। तो यानी एक्स की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में कितनी डिग्री, 100 डिग्री। 130 का डबल 260 और 260 घटाना पड़ेगा 360 में से, क्योंकि पूरा कोण जो होता है सर्कल का पूरा चक्कर लग गया ना, एक 360 होता है, 360 में 260 घटाएंगे हम, तो इसका मतलब हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स आएगी। जल्दी जल्दी में कई बार इसका आंसर 65 कर जाते हैं हम। ध्यान ही रखना है कि कोणों की जो दिशा है वो सेम होनी चाहिए, यानी इस दिशा में ये कोण है तो इसी दिशा में ये कोण होना चाहिए, तभी डबल होगा ये, ठीक है ना। ये डबल तो नीचे वाले का होता है, अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊंगा यूँ तो यहाँ जो कोण बनेगा उसका डबल होगा ये, लेकिन वो दे नहीं रखा है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर ये कहता हूँ आपसे ये बताओ, अब ये बताना है आपको, तो अब आप कह सकते हैं इसका ये डबल है, तो ये यदि 100 आ गया है तो बताओ कितना आने वाला है। यदि मैं यहाँ पर y कहता हूँ, इसको y कह दिया आप, तो y इसका आधा हो जाएगा, यानी y की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी बताओ, 100/2 का मतलब 50 डिग्री आ जाएगी। तो चाप हमारी देखो ये थी पूरी, ये ए भी बड़ी चाप है, यहाँ पर उल्टा कर दिया फिगर को हमने अब, तो ध्यान रखेंगे इसका हम। कोई डाउट यहां तक, चले आगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सेमी सर्कल आ गया, अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त है, अब अर्धवृत्त के अंदर कोई भी हम ट्रायंगल बनाते हैं, देखो एक ही बार में खिंच सकता है डायरेक्ट ऐसे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया, इसको बेस मान करके, तो ऐसे बना सकते हैं हम। अब जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये पी है, अब ये कोण पी पूछ रहा है हमसे, यहाँ पर कोण पी बताइए, कोण पी कितना होगा। अब इसमें कुछ नहीं दे रखा है आपको, केवल फिगर दे रखा है उसने, और कह रखा है भाई ये हमारे पास में किसी अर्धवृत्त का जो केंद्र यहाँ पर दे रखा है वो, और ये पूछ रहा है हमसे, तो बताइए इसका एंगल कितना होगा। तो प्रॉपर्टी वही काम कर रही है यहाँ पर भी, देखो कि ये जो कोण है हमारे पास में ये आधा होता है, लेकिन आधा इसका देखो परिधि पर कोण ये बन रहा है, ये 180 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 90 आ जाएगा। तो अब ये ध्यान रखेंगे हम कि किसी भी अर्धवृत्त के अंदर कोई भी त्रिभुज बनाते हैं हम, अंतर्गत त्रिभुज बनाते हैं, तो वो सभी त्रिभुज कैसे कहलाएंगे, समकोण त्रिभुज कहलाते हैं, क्योंकि ये जो कोण बनता है हमारा 90 बनता है। अब चाहे त्रिभुज तुम ऐसे बनाओ, चाहे इसको ऐसे बना दो, ये भी 90 डिग्री आएगा, चाहे इसको ऐसे बना दो, ये भी 90 डिग्री आएगा, क्योंकि एक ही खंड में सारे कोण बन रहे हैं, तो 90 90 90, तो सभी कोण हमारे पास में क्या आएंगे, 90 आएंगे, तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे किसी अर्धवृत्त के अंतर्गत बनने वाले सभी कोण जो दिख रहे हैं आपको, ऊपर वाले 90 दिख रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। कई बार क्या करता है, सबसे बड़े समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है इसमें, उसको भी निकाल सकते हैं आप। जैसे मान लो ये हमारा अर्धवृत्त है, और सबसे बड़ी ट्रायंगल की बात कर रहा है, देखो सबसे बड़ा ट्रायंगल कौन सा होगा, जिसकी सबसे बड़ी ऊंचाई होगी, तो मैं इसकी ऊंचाई देखो ये ले सकता हूं सबसे बड़ी, ये वाली, तो ये अगर आर है, ये आर है, तो ये भी आर होगा, तो ये सबसे बड़ा त्रिभुज हो गया इसके अंदर। किसी समकोण त्रिभुज के अंदर एंगल 90 बनेगा इसका, ये वाला एंगल जो है हमारा पूरा, ये जो पी है ये पूरा पी 90 है, लेकिन इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि सेंटर से परिधि मिलाकर तो ये भी त्रिज्या हो जाएगी ना। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या आएगा,
1/2 इंटू आधार, आधार पूरा हो गया 2r इंटू ऊंचाई r हो गई इसकी, 2 से 2 कट गया और आंसर आ गया r²। तो यही कई बार क्वेश्चन बन के आता है, कैसे कि किसी अर्धवृत्त के अंतर्गत बनने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो यहाँ पर आप देंगे साहब r² होगा। r² क्यों होगा, पूरा प्रूफ हो चुका है। यहाँ पर r यहाँ पर उस वृत्त की त्रिज्या है। कई बार वो r की जगह पर x कह सकता है, तो x² कह दो, ठीक है ना। इसके बाद में बात करेंगे हम जीवा कोड। जीवा क्या होती है साहब, जैसे मान लो ये कोई सर्कल है हमारा, इस सर्कल की परिधि के 2 बिंदु मिला दें ऐसे हम, ये कहलाती है कोड जीवा। तो जीवा की डेफिनेशन क्या हुई, किसी परिधि के 2 बिंदुओं को आपस में मिलाने पर जीवा प्राप्त होती है। और सेंटर से यदि आपने जीवा पर लंब डाल दिया तो जीवा 2 भागों में विभाजित हो जाती है। जैसे ए है, ये बी है, ये ओ है, ये पी है। तो यहाँ पर ए पी बराबर क्या हो जाएगा, बी पी हो जाएगा। ये विशेष इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है हमको कि जब किसी जीवा पर सेंटर से लंब डालते हैं हम, तो जीवा हमारी 2 समान भागों में विभाजित हो जाती है। ए पी और बी पी आपस में सेम हो जाएगा। और अगर मैंने इसको मिला दिया ऐसे देखो, तो ये आर हो जाएगा। सेंटर से परिधि मिला दी हमने। तो अगर आपको ये पूरी जीवा देता है और सेंटर से जीवा की दूरी देता है तो त्रिज्या पूछ सकता है हमसे। जैसे मान लो मैंने जीवा आपको दे दी समझो 16, तो 8 इधर होगी, 8 इधर होगी। मैंने कह दिया भाई जीवा सेंटर से 6 दूर है, तो ये दूर 6 दे दिया मैंने आपको। अब आप ध्यान से देखो, समकोण त्रिभुज बन गया ना। जब समकोण त्रिभुज में 6 आ गया, 8 आ गया, तो r निकाल सकते हैं हम, 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। तो इस टाइप का हमसे सवाल ही पूछ सकता है। लेकिन आपको ध्यान ही रखना है कि जीवा का मतलब होता है किसी वृत्त की परिधि के 2 बिंदु को आपस में मिलाने से प्राप्त रेखा। लेकिन आप ये कहेंगे साहब कि व्यास भी तो जीवा ही होगी फिर। बिल्कुल, इसका जो व्यास होता है ना, वो भी परिधि के 2 बिंदु मिलते तभी बनता है, लेकिन वो सेंटर से जाता है, तो उसको कहेंगे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। अगर वो कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बताओ, तो आपका आंसर होगा साहब वृत्त का जो व्यास होता है वही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। सवाल पूछ लिया उसने, सवाल क्या पूछ लिया कि भाई जीवा दे दी आपके लिए, सपोज करो 16 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र तथा जीवा के बीच की दूरी दे दी आपको, सपोज करो 6 सेंटीमीटर। सवाल पूछ रहा है त्रिज्या बताओ। तो बिल्कुल सामने सवाल है हमारा। अगर 16 हमारे पास में पूरी जीवा दे रखी है, तो मध्य बिंदु है हमारे 8 इधर जाएगा, 8 इधर जाएगा। ये थोड़ा कच्चा चित्र है इसलिए तो लग नहीं रहा है, ठीक है ना। अगर बिल्कुल सही हम गोल सर्कल बनाएंगे तो बिल्कुल आधा होगा इसमें। ये 8 हो गया और ये दूरी देखिए 6 आपको। अब हमारे पास में समकोण त्रिभुज बन चुका है और समकोण त्रिभुज में हमको कर्ण निकालना है। अब तो कर्ण निकालना है, तो आप जानते हैं कर्ण निकालना कि 8 का वर्ग करना पड़ेगा प्लस में 6 का वर्ग करना पड़ेगा और फिर वर्गमूल लेना पड़ेगा। ठीक है ना। लेकिन अगर यही बात ऐसे आ जाए कि जैसे मान लो ये सेंटर है और ये आपकी 2 जीवाएं हैं, ये ए बी है, ये सी डी है। सपोज करो कि जीवा ए बी और सी डी सेम हो, जीवा ए बी बराबर जीवा क्या दे दिया, सी डी दे दिया। तो सेंटर से जो दूरी होगी ना इनकी, वो भी सेम होगी फिर। यानी ये अगर ओ मान लेते हैं हम, ये एम मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं, तो ये कह सकते हैं हम कि भाई ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओ एन हो जाएगा। तो सारांश क्या निकला, सारांश ये निकला कि जब वृत्त की 2 जीवाएं आपस में सेम होती हैं, समान होती हैं, उनकी लंबाई समान होती है, तो वृत्त के केंद्र से उनकी दूरी भी समान होती है। ओ से एम की दूरी और ओ से एन की जो दूरी आएगी वो हमारी सेम आएगी, ठीक है ना। अब ये जीवा ऐसा नहीं कि इसके ऊपर ही होनी चाहिए, ये जीवा कहीं भी हो सकती है। अगर आपने जीवा ऐसे बना दी, एक दूसरी ऐसे बना दी, लेकिन दोनों की लंबाई सेम है, तो सेंटर से उस पर लंब डालो आप, तो दोनों लंब जो आएंगे हमारे पास वो दोनों सेम आएंगे,
क्योंकि यहाँ पर आपने इसका मध्यबिंदु मिलाया, लंब हो गया, और इसका ये हो गया, तो ओ एम बराबर क्या हो गया, ओ एन हो गया। ये भी कह सकते हैं ओ एन लंब है किस पर, सी डी पर, और ओ एम लंब किस पर है, ए बी पर है। ये लंब का फॉर्मूला इंडिकेशन है। परपेंडिकुलर ओ एन परपेंडिकुलर ऑन सी डी और ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी। चलिए इसके बाद में जैसे मान लो मैंने आपको दो जीवाएं दी, ए बी और सी डी। ये वृत्त के अंदर मिल रही है, समझ लो पी बिंदु पर, और एक दूसरी सी दे दी मैंने आपको, ये ए बी और ये सी डी, ये बाहर मिल रही है पी बिंदु पर। तो किसी वृत्त की दो जीवा ए बी और सी डी हैं जो वृत्त के अंदर पी बिंदु पर मिलती हैं या वृत्त के बाहर पी बिंदु पर मिलती हैं। दोनों के चित्र सामने आपके पास, ये ए बी जीवा है, ये सी डी जीवा है, यहाँ मुलाकात हो रही है दोनों की। इसी प्रकार से ए बी बाहर निकाला, सी डी को बाहर निकाला, तो ये बाहर मुलाकात हो रही है दोनों की। तो इसको कहते हैं हम कि दो वृत्त की, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के अंदर पी बिंदु पर मिलती हैं। इसको कहेंगे साहब ए बी और सी डी दो जीवाएं वृत्त के बाहर पी बिंदु पर मिलती हैं। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, आप रिलेशन इससे याद करो, ए पी इंटू बी पी और सी पी इंटू डी पी का जो आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है, ए पी इंटू बी पी बराबर होता है सी पी इंटू डी पी। ये फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है। इसके लिए एक फॉर्मूला काम करेगा, इसके लिए भी फॉर्मूला यही काम करेगा। जब क्वेश्चन करेंगे हम तो ये फॉर्मूले सब काम आएंगे हमारे, तो तभी रिपीट करूंगा सवालों को मैं, सारी प्रॉपर्टियों को सवालों के साथ भी। लेकिन अभी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, बस एक इंडिकेशन डाल रहे हैं इसके अंदर, भाई इस टाइप की चीज़ें हम बार बार जब काम आएंगी तो आपको डबल डिवीजन मिलेगा। और क्वेश्चन साथ में करेंगे तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे, ध्यान रखना है कि ए पी और बी पी, सी पी और डी पी, इन दोनों का जो गुणनफल होता है सेम होता है। इसको ऐसे ही कह सकते हैं हम, ए पी अपॉन सी पी बराबर डी पी अपॉन बी पी, वो अनुपात बन जाएगा हमारा, वो भी सेम हो जाएगा। सूत्र दोनों का एक ही है। ध्यान ये रखना है कि भाई यहाँ अंदर मुलाकात हो रही है, बाहर मुलाकात हो रही है। लेकिन अंदर वाले पे अगर और ध्यान दें हम, जैसे मान लो मैंने इसको मिला दिया ऐसे, अब आप देखिए अंदर वाला जो पी बिंदु है हमारे पास, ये इस चतुर्भुज के दोनों विकर्णों का मिलान बिंदु हो गया। अब मैं ये कहूँगा किसी सवाल के अंदर कि एक हमारे पास में चतुर्भुज है, ए डी बी सी का हो, चाहे इसका क्रम बदल सकते हैं, ए बी सी डी ऐसे कह सकते हैं, लेकिन दिख रहा है चतुर्भुज बन गया। अभी जब ये चतुर्भुज बन गया तो यहाँ पर आपको ये दोनों विकर्ण कहलाने पड़ेंगे। तो इसमें ए बी और सी डी का विकर्ण कहलाएगा, और दोनों विकर्ण कहाँ मिल रहे हैं, पी बिंदु पर मिल रहे हैं। तो वो कहता है साहब एक चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय का मतलब वृत्त की परिधि के चारों, वृत्त की परिधि पर चारों बिंदु हैं। तो यहाँ पर ए बी सी डी हमारे पास में चक्रीय चतुर्भुज हो गया, आपस में दोनों विकर्ण पी बिंदु मिलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये जो फॉर्मूला जिसमें लिख रहा होगा वही सही है, यही फॉर्मूला यहाँ काम करेगा। लेकिन व्रत नहीं बोला उसने, उसने बोला चक्रीय चतुर्भुज, उसने बोला चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी के दोनों विकर्ण ए बी और सी डी पी बिंदु पर मिलते हैं। तो बताओ निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऐसे 4 स्टेटमेंट आएंगे, आपको सूत्र लिखे आएंगे उसके अंदर, तो यही सूत्र वहाँ पर काम करेगा हमारा, क्योंकि ए पी और बी पी सी पी और डी पी हमारा वही फिगर है, वही चित्र है, बस केवल लैंग्वेज बदली है। वृत्त के अंदर ही बन रहे हैं, ये हम जानते हैं। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, वृत्त की परिधि के 4 बिंदु आपस में मिलाते हैं तभी बनता है वो, यानी चक्रीय चतुर्भुज के परिगत वृत्त बना सकते हैं हम। अगर परिगत वृत्त नहीं बना तो वो चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, लेकिन वो कहेगा क्लियर लैंग्वेज के अंदर कि ये चक्रीय चतुर्भुज है, तभी कह सकते हैं इसको। तो इससे हमारे 3 प्रॉपर्टी काम कर रही हैं। एक चित्र पहले था, दूसरा ये था, तीसरा एक और बन गया, सूत्र ये। तो 3 सवालों का फॉर्मूला एक ही हो गया हमारा, ठीक है ना। इसके बाद जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे कोई सर्किल है,
एक जीवा ये है, दूसरी ये है, सेंटर के दोनों ओर हैं। इसको ए भी मान लेता हूं मैं, इसको सी डी मान लेते हैं हम। ये सेंटर है इसका ओ, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी फिर, और ये भी त्रिज्या हो जाएगी। सपोज कीजिए कि मैंने बोला आपको ए बी, तो बोल दिया मैंने आपको 10, और सी डी बोल दिया मैंने आपको सपोज कीजिए 24, और मैंने पूछा है भाई वृत्त की त्रिज्या बताओ, या वृत्त की त्रिज्या भी कह दी मैंने आपको 13। अब मैंने पूछा दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी। यदि दोनों जीवाएं केंद्र के दोनों ओर हैं, ये चीज लिखी आएगी उसमें, दोनों ओर हैं या एक ही ओर है, ये है दोनों जीवाएं केंद्र के दोनों ओर स्थित हैं, ये इसने क्लियर कर रखा है। अब आप देखिए ध्यान से, बिल्कुल मुझवानी आंसर है इसका। आपको दो जीवाएं दी गई हैं, एक बड़ी जीवा दी है, एक छोटी जीवा दी है। छोटी जीवा होगी तो वो सेंटर से ज़्यादा दूर होगी, बड़ी जीवा होगी सेंटर के नज़दीक होगी। तो ये देखो 10 दे रखा है पूरा, तो ये भी आप डिस्कस कर रहे थे हम कि यदि हमारे पास ये 10 है तो आधी इधर होगी आधी इधर होगी। तो बताइए कितना कितना हो गया, ये 5 हो गया तो ये 5 हो जाएगा, ये 24 है तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये आपको 13 दे रखा है, ये 13 है तो ये भी 13 होगा। अब आप देखिए ट्रिपलेट बन गए यहाँ पर। ट्रिपलेट का मतलब होता है समकोण त्रिभुज के आंकड़े हैं, और कि यदि यहाँ पर ये 13 है ये 12 है, समकोण त्रिभुज की दो भुजा पता है, तीसरी निकाल सकते हैं हम। तो कर्ण पता है इसमें आपको, और आधार पता है, लंब निकाल सकते हैं हम। जब 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आएगा, 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आएगा, और 169 में 144 घटाएंगे हम 25 आएगा, और 25 का वर्गमूल लेंगे तो ये 5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास में वैल्यू आ रही है यहाँ पर, ये 5 आ रही है। 12 5 13। इधर की साइड में देखो आप, ये 13 ये 5 है, जब 13 ये 5 है तो ये 12 आ जाएगा फिर, क्योंकि आप 13 के वर्ग में से 5 का वर्ग घटाएंगे तो 169 में से 25 घटाएंगे आप, तो 144 आएगा, और 144 का वर्गमूल लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल वर्बली क्वेश्चन था हमारा। यदि आपको 13 अगर त्रिज्या दे रखी है तो फिक्स आंकड़े हैं समकोण त्रिभुज के कि 12 5 और 13, ये फिक्स कॉम्बिनेशन है। 13 12 दिख रहा है तो 5 आएगा, यहाँ 13 5 दिख रहा है तो 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 12 आ गया 5 आ गया, तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी आ गई बताओ, जीवाओं के बीच की दूरी 12 और 5 70 आ गया। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है हमारा वो अधिकतर ट्रिपलेट में से ही आता है। ट्रिपलेट का मतलब है कि समकोण त्रिभुज के जो रियल पूर्णांक आंकड़े होते हैं उन्हीं में से आता है, जिसमें आपके 12 5 13 वाला है, या 15 8 17 वाला है, या 24 7 25 वाला है, या 4 3 5 वाला है, या 8 से 10 वाला है। तो ये आंकड़े घूमते रहते हैं, तो आराम से यहाँ से हम बिल्कुल बराबरी निकाल सकते हैं। एक तरीका देखो इसका ये हो गया, 13 पता है 12 पता है 5 निकल गया, 13 पता है 12 निकल गया तो 70 आ गया। दूसरा तरीका बिल्कुल मुझे निकाल सकते हैं हम कि यदि इन दोनों को जोड़ दें हम, 24 में 10 जोड़ो 34 हो गया, इसका आधा कर दो 70 आ गया। ये शॉर्टकट हो गया इसका। यदि आपको डायरेक्ट निकालना है इसको तो 24 में से 10 जोड़ करके आप 2 का भाग देंगे तो हमारे पास में डायरेक्ट 70 आ जाएगा। टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, सीखने के बाद में। हाँ, यदि ये दोनों जीवाएं सेंटर के एक ही साइड में होती, अब ये सेंटर के दोनों साइड में है तो दोनों जुड़ रही हैं। अगर एक ही साइड में होंगी तो दोनों घट जाती, उसी तरफ 12 आता उसी तरफ 5 आता, तो 12 में से 5 घटाते हम, और उसका आंसर फिर कितना आता, 12 में से 5 घटाने पर
7 आता, लेकिन फिर यहाँ भी घटाना पड़ता हमें। 24 में 10 घटाओ 14 हो गया, 14 का आधा करो फिर 7 आ गया। तो अब ध्यान क्या रखनी बात कि यदि दोनों जीवाएं सेंटर के दोनों ओर हैं तो जोड़ के आधा कर दिया हमने, यदि ट्रिपलेट आ रहे हैं तो, ठीक है ना। और यदि हमारे पास में यहाँ पर एक ही साइड मारी है तो आप दोनों को घटा के निकाल सकते हैं। और यदि आपको ट्रिपलेट याद नहीं है या कोई आंकड़े वैसे आगे उसमें ट्रिपलेट नहीं बन रहा है हमारा और वो नहीं निकाल पा रहे हैं हम, तो ऐसे निकालना भी आपको आना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, उस समकोण त्रिभुज के अंदर 2 भुजा हमें पते हैं, तीसरी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कर्ण पता है हमको, तो कर्ण के वर्ग में से एक भुजा का वर्ग घटा करके वर्गमूल लेते हैं, तीसरी भुजा प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर 12 और 13 दे रखा था तो 5 आ गया, और यहाँ 13 5 रखा तो 12 आ गया। ये वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रहेगा ये। इसके बाद में अगर मैं कहता हूं आपसे कि अगर ये एक ही साइड में होती, तो मैं एक साइड की बात कैसे कर रहा था आपसे, जैसे मान लो ये हमारा सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और ये आपकी 2 जीवा हुई। तो एक जीवा हमारे पास में, अब ये सीधा लंब डाल दिया यहाँ पर, तो अब देखो ये त्रिज्या तो इसकी आएगी और ये त्रिज्या इसकी आ जाएगी, ये दोनों त्रिज्या हुई, ये ओ हो गया, ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया। तो जो बड़ी वाली जीवा थी उसमें 12-12 था ना, तो ये 12-12 हो जाएगा इधर, इसमें बताओ कितना हो जाएगा, 5-5 हो जाएगा, ये 13 है, और ये पूरी जो तुम्हारे पास में ये 13 है, ये 13 है, ये पूरा 13 है वो भी। अब आप देखो ध्यान से, इसमें ट्रायंगल हमारे पास में, जैसे मान लो ये एम है, ये एन है, तो ओ एम डी ट्रायंगल यहाँ पर आपका ओ एम डी बन रहा है। ओ एम डी के अंदर ये देखो पूरा 12 है, ये 13 है, तो ये 5 आ जाएगा, तो ओ एम यहाँ पर देखो 5 आ गया। अब ट्रायंगल देखो ओ एन बी, ओ एन बी की बात कर रहे हैं, तो देखो ओ एन बी में 13 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो ये ओ एन आ जाएगा। जब 13 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो ये 12 आ जाएगा यहाँ से, तो 12 आ गया। मुझे चाहिए एम एन, एम एन चाहिए, तो आप देखो एम एन कैसे निकाल पाएंगे, ओ एन में से ओ एम घटाओ, जब ओ एन में से ओ एम घटाएंगे हम, तो 12 में से 5 घटाएंगे हम, तो देखो 7 आ जाएगा। तो ये एक ही साइड की बात हो गई कि जब दोनों जीवाएं वृत्त के केंद्र के एक ही साइड में हो तो आपको ऐसे चित्र बनाना पड़ेगा और ऐसे इसको निकालना पड़ेगा। लेकिन यदि डायरेक्ट निकालना है तो मैंने बताया था वो 24 और 10 दे रखी थी आपको, तो 24 में 10 घटाओ, 2 का भाग दे दो, वही 7 आएगा, या ऐसे कर लो इसको आप। तो थोड़ा सा डिस्कशन इसका हमारा सर्कल का हुआ है आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये आज का। इनको आप बार बार, एक बार में समझ में नहीं आता तो आप दोबारा देखें इसको, ठीक है ना। तो कल इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम, कल हम स्पर्श रेखाओं की बात करेंगे और कुछ उभयनिष्ठ जीवों की बात करेंगे, थोड़ी सी बात और करेंगे कर हम। उसके बाद में फिर हम जब इसकी थोड़ी जब हो जाएगी तो हम वृत्त के और ट्रायंगल के दोनों क्वेश्चन करेंगे फिर हम, ठीक है ना। ओके।